डेट है आज 12 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है खेजरी ट्री। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो पेड़ है खेजरी का, ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि राजस्थान की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक तहसील है फालोदी तहसील। ये फलौदी या फालोदी, इसका कुछ और भी नाम हो सकता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है। यहाँ पे 8 सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट आप जानते हो, जैसे आपने ब्लू टाइप की प्लेट देखी होंगी जिनसे सोलर एनर्जी बनती है, सूरज से बिजली बनती है, ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक, बिश्नोई एक्टिविस्ट, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, खेजरी ट्री को काटा जा रहा है। खेजरी ट्री देखो, ये है खेजरी ट्री, इसका साइंटिफिक नाम है खेजरी ट्री का प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये याद भी ना रहे तो कोई ज़रूर नहीं है, लेकिन खेजरी ट्री क्या है, कौन सी कंडीशन में उगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो एरिड या सेमी एरिड एरियाज़ में उगता है ये खेजरी ट्री। ये राजस्थान में भी है खेजरी ट्री। ये राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। जैसे हमारे पूरे इंडिया का नेशनल ट्री होता है, राष्ट्रीय पेड़ बनियान ट्री है या इंडियन फिग ट्री बोलते हैं उसे, तो ऐसे ही राजस्थान का राज्य पेड़ है ये खेजरी ट्री। ये राजस्थान के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थार रीजन में है ये ड्राई वेदर में ही सर्वाइव करता है। इसकी एबिलिटी है कि ड्राई वेदर हो, पानी भी ना हो, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकता है। ये ट्री देखो डिफरेंट वेज में यूज हो सकता है, फॉडर के लिए भी और फायरवुड के लिए भी। यानी कि इसकी लकड़ियाँ, इसको जला भी सकते हैं, और इसके फूल पत्ते हैं यहाँ पे जानवरों को खिलाने के लिए, भैंस वगैरह बफेलो वगैरह को खिलाने के लिए यूज किया जा सकता है, चारे की तरह। फॉडर का मतलब होता है चारा, पशुओं का चारा। और देखो ये यहाँ के जो सॉइल न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सहायता करता है ये खेजरी ट्री। जिसकी वजह से यहाँ पे डिज़र्ट एरिया में, डिज़र्ट का मतलब रेगिस्तान वाले एरिया में, क्रॉप की जो फसल है, क्रॉप है जो फसल है उसकी यील्ड है वो गुड होती है। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता, वो अच्छी होती है। और यहाँ पे फूड प्लांट भी उगाए जा सकते हैं क्योंकि ये जो प्लांट है खेजरी ट्री सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू को, पोषक तत्व को। और इसके जो फ्रूट आता है ना खेजरी ट्री में, उससे एक राजस्थान में पॉपुलर डिश बनाई जाती है सांगरी नाम की। ये सांगरी का अचार भी होता है, सांगरी का ये सब्जी भी बनाई जाती है, तो यहाँ पे फेमस है राजस्थान में। नेक्स्ट टॉपिक है एडिबल ऑयल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। एडिबल ऑयल देखो रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि एडिबल ऑयल है, जो एडिबल ऑयल का मतलब खाने वाला तेल, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल जो खाने में यूज करते हैं, सोयाबीन का ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया। तो इसका जो रेट है आप सबको पता होगा, अगर आपने ख़रीदा होगा आपके घर में, इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इसकी वजह से जो एडिबल ऑयल एसोसिएशन है उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है, उनसे कहा है कि आप इसका 15 रुपये कम करो, इसका एमआरपी एडिबल ऑयल का जो प्राइस है वो कम करो, रिड्यूस करो। इसलिए न्यूज में आया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एडिबल ऑयल की हमारे कंट्री में स्टेटस क्या है, हम कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, या हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं। देखो इंडिया में कंजम्पशन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, मतलब जितना हम प्रोडक्शन करते हैं ना हमारे देश में, क्योंकि हमारा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते। यानी कि हमारा जो उत्पादन है वो इतना नहीं हो पाता, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारा डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कितना है, केवल 8.5 से लेकर 9.5 मिलियन टन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो 8.5 से लेके 9.5 मिलियन टन तक हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। लगभग 13.5 से लेकर 14.5 मिलियन टन तक हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल। यानी कि टोटल कंजम्पशन हमारा एनुअली एक साल में 23 मिलियन टन के बराबर है एडिबल ऑयल का। और सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट कौन सा तेल करते हैं, पाम ऑयल, ताड़ का तेल, 8 से 9 मिलियन टन। फिर सोयाबीन तेल 3 से लेकर 3.5 मिलियन टन। फिर सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल
2-2.5 मिलियन टन। और जो बाकी का है जैसे मस्टर्ड ऑयल, ये इंडिजिनसली हम प्रोड्यूस करते हैं 2.5 से लेकर 2.8 मिलियन टन। सोयाबीन और कॉटन सीड 1.2 से 1.3 मिलियन टन। राइस ब्राइन ऑयल करते हैं 1 से लेकर 1.1 मिलियन टन। और मूंगफली का तेल ग्राउंड नट 0.5 से लेकर 0.8 मिलियन टन तक हम अपने डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आपको याद ये रखना, सबसे ज़्यादा हम ऑयल कौन सा प्रोडक्शन करते हैं? पाम ऑयल। और हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, बाहरी देश से मंगाते हैं, क्योंकि हमारा टोटल कंजम्पशन 23 मिलियन टन है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, ये इस तरह से पूछी जा सकती हैं। हम देखो करंटली किस से मंगाते थे पाम का तेल? यूक्रेन वगैरह से हम मंगाते थे सनफ्लावर का, क्योंकि यूक्रेन पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सनफ्लावर का प्रोडक्शन करता है। लेकिन हम जो मंगाते थे ना ये पाम का ऑयल, सबसे ज़्यादा हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल हम मंगाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। यहाँ पे देखो ये मलेशिया और इंडोनेशिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ से हम मंगाते थे पाम का ऑयल। लेकिन देखो पाम जो ऑयल है वो नेटिव मलेशिया और इंडोनेशिया का नहीं है, वो अफ्रीका का नेटिव है, यानी कि मूल निवासी। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, और मूल निवासी का मतलब जहाँ पे ओरिजिन हुआ पाम के पेड़ का, जो ताड़ का पेड़ होता है पाम ऑयल जिससे बनता है, उसका ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ पे हुई? अफ्रीका में। लेकिन मलेशिया इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो मलेशिया से हम मंगाते हैं। लेकिन मलेशिया में देखो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर जो थी उसकी शॉर्टेज हो गई। यानी कि देखो यहाँ से, जैसे आपने भी देखा होगा कोविड-19 के दौरान इंडिया में लोग एक जगह से छोड़ के जहाँ पे काम करते थे अपने घरों पे वापस लौट गए, इसी तरह से मलेशिया में भी लौट गए। तो वहाँ पे लेबर है नहीं जहाँ पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो लेबर की शॉर्टेज की वजह से मलेशिया में भी पाम ऑयल नहीं, इतना उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी मलेशिया ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से इंडिया नहीं खरीद पा रहा है। तो इंडिया में जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है पाम ऑयल की, तो उसका रेट हाई हो रहा है। और यूक्रेन का वार की वजह से सनफ्लावर वगैरह का, सैफ फ्लावर वगैरह, एक सनफ्लावर ऑयल होता है, एक सैफ फ्लावर होता है, तो ये सब हम इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन वगैरह से। तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है यूक्रेन। तो यहाँ पे यूक्रेन वार चल रहा है, इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी कि एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है अटापुअरका माउंटेन। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर। ये माउंटेन कहाँ पे है? पहाड़ी, ये याद रखना है आपको बस। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जॉ बोन के फ्रेगमेंट मिले हैं। देखो ऐसे टुकड़े मिले हैं जौ के, जबड़ा जो होता है आदमी का, इंसान का, ऐसे जबड़े का ये मिला है, यहाँ पे देखा गया। यूरोप में है ये माउंटेन। ये ह्यूमन एंसेस्टरी थे, मानव के पूर्वज ही थे जिनका इतना बड़ा जबड़ा था। ये कितने साल पुराने हैं? लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 14 लाख साल पुराने हैं ये जो जबड़े मिले हैं। अब तक के यहाँ जो मिले हैं वो 12 लाख साल पुराने थे, और उनसे भी ज़्यादा पुराने मिले हैं ये 2007 में। यहाँ 12 लाख साल पुराने मिले थे जॉबोन के अवशेष, ह्यूमन के ही। ये अटापुअरका माउंटेन स्पेन में है, स्पेन में, ये याद रखना। यूरोप में यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है स्पेन, यहाँ पे है अटापुअरका माउंटेन। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है किल स्विच। ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। किल स्विच एक सॉफ्टवेयर है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है, बहुत सारी कंपनियां जैसे यूबर है, यूबर आपको पता है जो ये चलाती है, टैक्सी वगैरह चलाती है, वो उसी कंपनी ने ईमेल, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट के जरिए ये किल स्विच वगैरह यूज किया है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है। जैसे मान लो ऊबर ये सॉफ्टवेयर यूज करता है किल स्विच नाम का। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे टैक्स अथॉरिटी आती है रेड डालने के लिए, इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी इनकम डिपार्टमेंट से टैक्स रेड डालने गई, और इसने किल स्विच सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है ऊबर। तो इसकी वजह से वो उसके सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है, और वो जो रेगुलेटरी एक्शन लेना होता है उस पर, ऊबर पे, यानी कि जो टैक्स अथॉरिटी गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफिसर गए हैं टैक्स की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आपकी इनकम कितनी है, कितना टैक्स भरा आपने, कितना भरना चाहिए था, कितना नहीं भरा आपने, ये सब इन्फॉर्मेशन को छुपा लेता है। तो ये है किल स्विच सॉफ्टवेयर।
उबर जो अभी यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर, कैस्पर नाम का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और रिप्ले नाम का यूज किया है उबर ने। तो ये सारे किल स्विच सॉफ्टवेयर ही हैं, किल स्विच की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसपीआई स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम पूरा नाम है। कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। स्कीम का काम क्या है? जैसा इसके नाम में फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, यानी कि प्रमोट करना है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। फार्मास्यूटिकल का मतलब है जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती हैं, ड्रग्स मेडिसन वगैरह बनाने वाली कंपनी है, जो ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को, फार्मा सेक्टर को बढ़ाना है, प्रमोट करना है और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है फार्मा सेक्टर में। इंडिया देखो अभी करंटली लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है और एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसन का। जेनरिक मेडिसन क्या होती हैं? देखो मेडिसन ये होती हैं जेनरिक मेडिसन, जैसे किसी कंपनी ने कोई ड्रग बनाई और उसका पेटेंट ले लिया, लेकिन इंडिया क्या करता है? उसको बनाना शुरू कर देता है। अगर इंडिया में उसका सप्लाई इतनी नहीं है या उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, या जितना चाहिए सप्लाई उतनी सप्लाई है नहीं उसकी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और हमारा इंडिया का पेटेंट एक्ट है, जो पेटेंट एक्ट 1970 का, उसमें कंपलसरी लाइसेंसिंग की प्रोविज़न है। कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू हमारा इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी कंपनी को परमिशन दे सकती है उस ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर उसकी सप्लाई नहीं है या उसका प्राइस ज़्यादा है तो तब, तो ऐसी ड्रग्स जो बनाते हैं उसको बोलते हैं जेनरिक ड्रग। इनकी सेम क्वालिटी होती है, सेम इफेक्टिवनेस होती है, सेम एफिशिएंसी होती है ड्रग्स की, और सेम काम करती हैं जैसे ओरिजिनल ड्रग करती है जो कंपनी बनाती है। किसी ने कोई दवाई या मेडिसिन डिस्कवर किया, वो सेम ऐसी होती है। तो ये जेनरिक ड्रग्स में लगभग 20% जितनी ग्लोबल डिमांड है उसका 20% इंडिया बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है, दूसरे देशों को बेचता है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का भी इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जितनी डिमांड है ग्लोबल, 60% इंडिया से फुलफिल होती है वैक्सीन्स की। जो ये स्कीम है ये फार्मा इंडस्ट्री को असिस्टेंस करेगी, यानी कि सहायता करेगी, असिस्टेंस करेगी उसका। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनकी सहायता करेगी, उनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लेके आएगी, सर्वे कंडक्ट करेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी और डेटाबेस क्रिएट करेगी इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट। जो स्कीम है ये और भी ऐसी स्कीम चलाई हुई है जो फार्मा सेक्टर को प्रमोट करने के लिए चला रखी हैं, जैसे बुल्क ड्रग पार्क स्कीम है। ये इसके थ्रू 3 मेगा बुल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क वो पार्क नहीं है जिनमें आप घूमने जाते हो घास लगी होती है। ये पार्क का मतलब है कि यहाँ पे ड्रग वगैरह की इंडस्ट्री होंगी, यानी कि मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होंगी। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो इसी को बोल रहे हैं ड्रग पार्क। तो ऐसे 3 मेगा बुल्क ड्रग पार्क ये बनाए जा रहे हैं इंडिया में, ये बुल्क ड्रग पार्क स्कीम के अंतर्गत। और देखो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर भी ला रखा है। इसके थ्रू जो की स्टार्टिंग मटेरियल हैं, क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। ये क्या होते हैं? की स्टार्टिंग मटेरियल और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देखो किसी भी दवाई को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो रॉ मटेरियल ही है। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल। जैसे मान लो क्रोसिन की टैबलेट होती है, पैरासीटामोल, तो आप जानते होंगे, सबने खाई होगी अपने जीवन में। पैरासीटामोल की टैबलेट है, बुखार के लिए, फीवर के लिए दी जाती है। अब इसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता। उस कच्चे माल को ही बोलते हैं ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या की स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये हमारे इंडिया में नहीं बनता, इसे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अभी आपको पता है जब कोविड-19 आया था तो चाइना ने ब्लॉक कर दिया था ट्रेड वगैरह, तो बहुत परेशानी हुई थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को और वर्ल्ड लेवल पे भी। तो इसलिए इंडिया ने इसको बनाने के लिए डोमेस्टिकली घरेलू उत्पादन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इस फार्मा सेक्टर को डाला। तो ये स्कीम 2020 में, मार्च 2020 में लेके आए थे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सामान डाले थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान को हमारे इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए। फिर उसके बाद ये सारे बहुत सारे और डाल रखे हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर भी डाल रखा है इस स्कीम में। इसमें क्या करती है? गवर्नमेंट सहायता करती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, फ़ायदा देगी, बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, टैक्स में या वैसे सहायता देगी, मनी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है टबैको। टबैको मतलब तम्बाकू, जो खाने के लिए नशा करने के लिए यूज़ होता है, दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ होता है, वही टबैको की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, उसने पहली बार यूएसए में एक्सपोर्ट किया है टबैको का, पहली बार यूएसए में एक्सपोर्ट किया है, हमने बेचा है आंध्र प्रदेश से। स्टेटस क्या है टबैको का हमारे इंडिया में, ये जानना है बस। देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है चाइना के बाद। सबसे ज़्यादा टबैको चाइना करता है और दूसरे नंबर पे इंडिया प्रोडक्शन करता है, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी इंडिया, सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। लेकिन प्रोड्यूसर नंबर 1 चाइना है, सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ब्राज़ील। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, देखो अब तक तो होता था आंध्र प्रदेश उगाता था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब गुजरात टॉप पे है, गुजरात सबसे ज़्यादा टबैको उगाता है और उसके बाद नंबर आता है आंध्रा का, फिर उत्तर प्रदेश आ रहा है इसमें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे टॉप पे अभी गुजरात है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए टबैको को उगाने के लिए, देखो ये सेमी ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी हो सकती है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी हो सकती है। इसको 100 से लेके 120 डेज चाहिए फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी कि फ्रॉस्ट फ्री का मतलब ठंडा, इसे ठंडा मौसम नहीं चाहिए, ये गर्मी के मौसम में होती है। इसे मीडियम रेनफॉल चाहिए, मतलब बारिश भी मीडियम चाहिए। लोमी सॉइल होनी चाहिए, लोमी सॉइल ऐसी होती है जिसमें हाई पोटास हो, आयरन कंटेंट ज़्यादा हो और जो पानी सोख सके कुछ समय के लिए। और ये हाई स्पीड विंड को टॉलरेट नहीं कर सकता, स्टॉर्म वगैरह को टॉलरेट नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे एरियाज़ में टोबैको उगाया जाता है जहाँ पे विंड स्पीड कम हो, हवाएं कम तेज़ चलती हों। नोडल एजेंसी कौन सी है जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है टोबैको के लिए हमारे इंडिया में, नियम कानून मतलब नियम रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन टबैको बोर्ड बनाता है। ये टबैको बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है टबैको बोर्ड। इसका एक चेयरमैन होता है जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है टबैको के लिए, उत्पादन कैसे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूल्स वगैरह। ये टबैको बोर्ड देखो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी। 1975 में एक एक्ट लेके आए थे, टबैको बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1975। इसके थ्रू ही 1976 में इसको बनाया गया टबैको को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में गुंटूर नाम की जगह है, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है टबैको बोर्ड का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे पूछ लेता है। जैसे इस साल 2022 में टी बोर्ड के बारे में पूछ लिया था, टी बोर्ड के बारे में मैंने आपको कम से कम 10-20 बार बताया होगा, टी बोर्ड कहाँ पे है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कब बना था, सब कुछ मैंने बता रखा है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल नोमैड्स। डिजिटल नोमैड्स क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। तो डिजिटल नोमैड्स, देखो नोमैड्स जानते हो आप, नोमैड्स क्या होता है, नोमैड्स बोलते हैं, घूमंतु बोलते हैं हिंदी में, घूमंतु, यानी कि जो ऐसे लोग जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स नहीं होती हैं, कुछ समय पे एक प्लेस में रहे, फिर यहाँ पे रहे 2-3 महीने, फिर दूसरी जगह पे चले गए, अपने पशु वगैरह साथ में, जैसे भेड़ वगैरह चराने वाले होते हैं या पशु चराने वाले जो प्रजाति होती हैं, यानी कि ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं नोमैड्स। तो ये डिजिटल नोमैड्स कैसे हो गए, डिजिटल नोमैड्स ऐसे हो गए, मान लो ये कोई बंदा काम करता है लेकिन ये ऑनलाइन काम करता है डिजिटली। अब ऑनलाइन काम करता है, घर से ही करता है, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो इसे फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये ऑनलाइन काम करता है तो ये कहीं पे भी काम कर सकता है। मान लो आदमी है इंडिया का, ये भले ही चले जाए अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में या बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, कहीं पे भी चला जाए, वहीं रह के काम कर लेगा ये। तो इनको बोलते हैं डिजिटल नोमैड, यानी कि वो रिमोटली दूर रह के भी काम कर सकते हैं कंपनी से, उनको बोलेंगे डिजिटल नोमैड्स, डिजिटली काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये टर्म इसलिए न्यूज में आई क्योंकि इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा देगा, यानी कि ऐसे ट्रैवलर जो क्या है डिजिटली काम करते हैं और कहीं पे भी आ जा सकते हैं और हमारे देश में आके रह सकते हैं। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं अभी हम, इंडोनेशिया ने कहा है, इंडोनेशिया ने कि हमारे देश में आके रह सकते हैं, उनको वीज़ा दिया है, यानी कि परमिशन दिया, वो आके रह सकते हैं ट्रैवलर।
तो ये डिजिटल नोमैड टर्म क्या है, बस इतना आपको याद रखना है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे पहले देखो और भी कई कंट्री दे चुकी हैं, ये कंट्री हैं, इटली दे चुकी है वीज़ा, एंटीगुआ बारबुडा नाम की कंट्री, बारबाडोस ये कंट्री भी दे चुकी हैं वीज़ा, ऐसा डिजिटल नोमैड वीज़ा। इटली ने 90 डेज का वीज़ा देता है और ये 2 साल का देता है बारबुडा और एंटीगुआ, और बारबाडोस 1 साल का वर्किंग वीज़ा देता है, इस तरह का डिजिटल नोमैड वीज़ा। इसका बेनिफिट क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? देखो फ़ायदा ये होता है, जैसे इंडोनेशिया ने अभी दिया है, इंडोनेशिया में ये टैक्स फ्री कर देगा, यहाँ पे लोग आएंगे रहेंगे, यहाँ से वस्तुएं खरीदेंगे, इसकी सर्विस वगैरह यूज करेंगे, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा ना। मान लो यहाँ पे 1 लाख लोग आ गए इंडोनेशिया में, तो इतने सारे लोग वहाँ पे वस्तुएं खरीदेंगे, सर्विस लेंगे, होटल रेस्टोरेंट में रहेंगे किसी में, तो वहाँ पे इनको पे करना पड़ेगा, तो इंडोनेशिया की कमाई बढ़ेगी। तो ये देखो जो हमारे इंडिया में या इंडोनेशिया में लोग गए, इंडिया से समझते हैं हम, इंडिया में लोग आए बाहर से, अब यहाँ आके कोई मान लो यूक्रेन से या मान लो रसिया से या ब्रिटेन से कोई लोग आए यहाँ पे, अब यहाँ पे इंडिया में आकर रह रहे हैं, यहाँ से चीज़ें खरीद रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट में ही आता है, एक्सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया से चीज़ें खरीद रहे हैं बाहर के लोग, तो ये एक्सपोर्ट में काउंट होता है, जो हमारे यहाँ पे आके वस्तुएं खरीदते हैं, तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ही बढ़ता है जब कोई हमारे यहाँ पे रह के हमारी चीज़ें यूज करता है, गुड्स सर्विसेज यूज करता है, तो इंडोनेशिया का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसकी वजह से, ये बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इससे। नेक्स्ट टॉपिक है हीट इंडेक्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक टर्म है हीट इंडेक्स, बस इस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो रिसेंटली ऐसा देखा गया दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिल्ली ने महसूस किया, वर्ड पे ध्यान देना, महसूस किया है, फेल्ट किया है। एक्चुअल टेम्परेचर कितना था, 39 डिग्री सेल्सियस, तो इतना टेम्परेचर फील कैसे किया? देखो टेम्परेचर तो था 39 डिग्री 39 डिग्री, लेकिन जितनी गर्मी 52 डिग्री सेल्सियस में लग सकती है उतनी गर्मी 39 में फील की दिल्ली के लोगों ने। ऐसा कैसे? क्योंकि देखो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हाई रहेगी और बारिश होगी नहीं, तो उस टाइम में 39 डिग्री टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस महसूस किया दिल्ली के लोगों ने। तो ये हीट इंडेक्स क्या है? हीट इंडेक्स यही है, इसको अपेरेंट टेम्परेचर भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें ह्यूमन बॉडी ह्यूमिडिटी की वजह से जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा फील करे, एक्चुअल टेम्परेचर से ज़्यादा फील करे, और ह्यूमन बॉडी जो कंफर्ट है वो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एक नहीं कि ह्यूमन बॉडी कंफर्ट फील नहीं करती, टेम्परेचर जितना उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर फील कर रही है, महसूस कर रही है ह्यूमन बॉडी, उसी स्थिति को बोलते हैं हीट इंडेक्स या अपेरेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है IPBS असेसमेंट रिपोर्ट ऑन वाइल्ड स्पीसीज, जंगली जानवर जो होते हैं या वाइल्ड स्पीसीज जो होते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, ये जंगलों में या कहीं पे भी ये पाए जाते हैं स्पीसीज, प्रजाति, इनके बारे में रिपोर्ट दी है इस IPBS नाम की संस्था ने। ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पूरा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसने जारी की है रिपोर्ट, इसमें यह बताया है कि इनका सस्टेनेबल यूज कैसे हो रहा है, प्लांट का, पौधों का, एनिमल पशुओं, फंगी और एल्गी का, इसे फंजाई भी बोलते हैं, फंगी, बहुत से लोग मजाक में फुंगी भी बोलते हैं। तो इसका यूज कैसे हो रहा है, सस्टेनेबल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? सस्टेनेबल यूज का मतलब है कि जितना ज़रूरत है उतना यूज करें और उससे ज़्यादा यूज ना करें, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन ना करें किसी भी पेड़ पौधे का, जंगली जानवर का, फंगी एल्गी का, ऐसा ना हो कि उनकी प्रजाति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, इतना यूज ना करें, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल यूज, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें वो चीज़ें यूज करने के लिए, या जितना आप यूज कर रहे हो उनको जितना उगाओ, जैसे पेड़ आप काट रहे हो, पेड़ जितना काट रहे हो उससे कहीं ज़्यादा पेड़ उगाओ ताकि पेड़ इतने ही बने रहें, तो ये हो गया सस्टेनेबल यूज। तो इसके असेसमेंट मूल्यांकन किया है वाइल्ड स्पीसीज़ का कि कैसे यूज हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। क्या आया इस रिपोर्ट में? ग्लोबल लेवल पे बताया है कि बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड स्पीज इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लैंडस्केप सीस्केप चेंज हो रहे हैं, पॉल्यूशन या इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अनसस्टेनेबल एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या बहुत सारी प्रजातियाँ वो खतरे में आ गई हैं, सबसे ज़्यादा मैरीन इकोसिस्टम है, जो समुद्र में जो इकोसिस्टम है वो खतरे में आ रहा है,
उसके बाद टेरेस्ट्रियल भूमि पे जो इकोसिस्टम है, या फ्रेश वाटर में इकोसिस्टम है, जो ताज़ा पानी होता है रिवर का या किसी लेक का, वो खतरे में आ रहा है। वहाँ पे जो प्रजातियाँ वो लुप्त होने के कगार पे हैं या एंडेंजर्ड हो गई हैं। अनसस्टेनेबल हंटिंग की जा रही है मैमल स्पीसीज़ की, तो ये खतरे में आ रहे हैं। हंटिंग का मतलब शिकार किया जाता है स्पीसीज़ का। अनसस्टेनेबल लॉगिंग और गैदरिंग हो रही है, बहुत सारे स्पीसीज़ खतरे में आ रहे हैं इसकी वजह से, जैसे कैक्टी, साइकैड, ऑर्चिड। लाइवलीहुड क्या है बेस्ड वाइल्ड स्पीसीज़ पे? देखो स्मॉल स्केल फिशरीज जो होती है वो 90% से ज़्यादा लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको प्रमोट करती है। लगभग 120 मिलियन पीपल में से 90% लोगों को स्मॉल स्केल फिशरीज सपोर्ट करती है। यानी कि जितने लोगों की जीवन निर्धारित है फिशरीज पे, फिश से ही उनका जीवन यापन होता है। फिश खाते भी हैं, बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। लगभग 120 मिलियन पीपल हैं पूरे ग्लोब में, उसमें से 90% स्मॉल स्केल फिशरीज पे डिपेंड हैं। लगभग हाफ जो पीपल हैं वो स्मॉल स्केल फिशरीज में वो वूमन है, महिलाएं हैं। और रिपोर्ट में ये भी देखा गया 34% मैरीन वाइल्ड लाइफ का ओवर एक्सप्लोटेशन कर लिया गया है। यानी कि जो मैरीन में, यानी कि जो समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं 34% से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन कर लिया गया है उनका। यानी कि सारी की सारी मछली पकड़ ली गई है, वहाँ पे मछली है ही नहीं। 50,000 वाइल्ड स्पीसीज़ हैं ग्लोबली, वो देखो बिलियंस ऑफ पीपल की नीड को फुलफ़िल करते हैं। 70% है जो वर्ल्ड में पुअर पॉपुलेशन, वो डायरेक्टली वाइल्ड स्पीसीज़ पे डिपेंड है। जैसे जंगली जानवर जो हैं उन पे डिपेंड है, हंटिंग करते हैं बहुत सारे जो आदिवासी लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग जंगल में जो मान लो उन्हें फ्रूट मिलते हैं उन पे डिपेंड हैं, या जंगल से लकड़ियाँ बेचते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, ईंधन की तरह जलाते हैं। तो ऐसे 70% वर्ल्ड के जो पुअर पीपल हैं उनकी जो लाइफ है वाइल्ड स्पीसीज़ पे डिपेंड है। इंडिजिनस पीपल हैं जो, उन पे देखो इनका सस्टेनेबल अगर यूज किया जाए तो इनको मैनेज किया जा सकता है। रिकमेंडेशन क्या दिया इस रिपोर्ट में, सिफारिश क्या करी है कि कैसे बचाया जाए वाइल्ड स्पीसीज को? सबसे पहले कहा है कि इंडिजिनस कम्युनिटी को एम्पावर करो। इंडिजिनस का मतलब जो मूल निवासी जंगली एरियाज़ में, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं आदिवासी लोग, उनको एम्पावर किया जाए। क्या कि देखो वो लोग क्या है उनकी पूजा भी करते हैं जंगली जानवरों की भी और पेड़ पौधों की भी। उन्हें जानकारी भी अच्छी है तो उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, तो उनको एम्पावर करो। इंडिजिनस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके बचाया जाए वाइल्ड स्पीसीज़ को। रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट हो, देखो मजबूत तरीके से फिशरीज़ को भी मैनेजमेंट किया जाए। इफ़ेक्टिव रेगुलेशन हो, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन इफ़ेक्टिव हो, और वाइल्ड स्पीसीज़ का सस्टेनेबल यूज हो। ऐसा ना हो सारे के सारे आपने जीव वगैरह यूज कर लिए, पेड़ पौधे यूज कर लिए, काट दिए सारे पेड़ पौधे ह्यूमन नीड के लिए, लकड़ियाँ काट दी फर्नीचर बनाने के लिए। आपने तो फर्नीचर बनाने के लिए काट दी, लेकिन वो अब आगे बची नहीं, उनकी प्रजाति ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। CO2 लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे इससे। और कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं वाइल्ड स्पीसीज़ को बचाने के लिए? देखो जो ये है डाइवर्स वैल्यू सिस्टम, इसका इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए। जो भी कॉस्ट या बेनिफिट है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि वाइल्ड स्पीसीज से जो फ़ायदा होता है वो पूरे समान रूप से बांटना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कल्चर नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज़ में चेंज करना चाहिए। यानी कि वाइल्ड स्पीसीज़ को कंजर्व किया जाए ऐसे लोगों की बिहेवियर में होना चाहिए, उनका बिहेवियर ही चेंज करना चाहिए। इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए ताकि इफेक्टिव मैनर में रूल्स रेगुलेशन को लागू किया जा सके और सस्टेनेबल यूज किया जा सके फ्यूचर में वाइल्ड स्पीसीज़ का। तो ये IPBES क्या है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है? देखो ये IPBES एक संस्था है, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, बहुत सारे मेंबर हैं, लगभग 100 के लगभग इसमें मेंबर कंट्री इसके मेंबर हैं, मतलब देश इसके मेंबर हैं, सदस्य देश हैं। 2012 में इसको बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था जो बायोडाइवर्सिटी का यूज है वो सस्टेनेबल यूज हो और कंजर्व किया जाए बायोडाइवर्सिटी को, उसके लिए रिसर्च की जाए, पॉलिसी बनाई जाए। ये टारगेट का इसका IPBES का जो ये है असेसमेंट करती है, मूल्यांकन, पॉलिसी बनाती है, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड नॉलेज, यानी कि लोगों को ये बताती है, ट्रेनिंग देती है कि कैसे बचाया जाए बायोडाइवर्सिटी को, और नॉलेज फैलाती है। इसका हेडक्वार्टर
जर्मनी की कैपिटल बॉन में है। जर्मनी यूरोप में देश है, उसकी राजधानी है बॉन, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और देखो ये यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ये अलग है, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना है आपको, IPBS। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक स्तंभ। देखो अशोक स्तंभ है जो अभी इंस्टॉल किया है, जो नई पार्लियामेंट बन रही है हमारे इंडिया में, दिल्ली में, वहाँ पे ये अशोक स्तंभ लगाया गया है। कल ये प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं अशोक स्तंभ के बारे में। यहाँ पे न्यू दिल्ली में ये लगाया गया, इंस्टॉल किया गया, नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बन रही है उस पर। ये लगभग 6.5 मीटर का हाइट है इसका, 6.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, और ब्रॉन्ज का, कांस्य का बनाया गया है ये एम्बलेम जो बना है। और आप सबको पता है नेशनल एम्बलेम है हमारा अशोक स्तंभ। जो इसका वेट है इस एम्बलेम का वो लगभग 9,500 किलोग्राम का है टोटल वेट, और कांस्य का बना हुआ है, ब्रॉन्ज का, ये याद रखना। 6.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, और जो इसका बेस बना हुआ है जिस पे टिका हुआ है वो भी लगभग 6,500 किलोग्राम का है, जो स्टील से बना हुआ है, जिस पे रखा जाएगा ना, जिस पे रखा है ये बेस है, ये भी बेस इसका 6500 किलोग्राम का है। और ये टोटल है जो ये है 9500 किलोग्राम का। ये जो पिलर है देखो अशोक स्तंभ, अशोक का जो पिलर है वो अशोक ने ही बनवाया था, अशोक राजा थे जो मौर्य डायनेस्टी के। जब इन्होंने जहां बनवाया था ओरिजिनली, देखो लोकेशन तो इसकी सारनाथ में है, उसका कॉलम अभी भी वहीं पे है, लेकिन जो इसका लायन कैपिटल है, जो इसके ऊपर लायन कैपिटल है, जो ये 4 शेर बने हुए हैं ना, ये 4 शेर, ये लायन कैपिटल, ये देखो अभी जो ओरिजिनल अशोका ने जहाँ पे सारनाथ में बनवाए थे, ये यूपी में जगह है सारनाथ, तो वहाँ पे एक म्यूजियम बना हुआ है, संग्रहालय, तो वहाँ पे रखा हुआ है लायन कैपिटल ओरिजिनल जो अशोक ने बनवाया था सारनाथ में, जहाँ से हमने अशोक स्तंभ लिया था, अपना नेशनल एम्बलेम लिया था। और जो ये 4 लाइन बने हुए हैं ना इस पे, 4 शेर, ये देखो ये प्रिडिक्ट यानी कि ये सिंबलाइज करते हैं, ये दर्शाते हैं कि अशोक का जो रूल था, अशोक का जो राज था वो चारों दिशाओं में था, क्योंकि 4 लाइन बने हुए हैं इस पे, चारों दिशाओं में रूल था। और जो इस पे चक्र बना हुआ है व्हील, जो हमने अपने झंडे में ले रखा है राष्ट्रीय फ्लैग में, जो चक्र है अशोक चक्र, तो वो व्हील सिंबलाइज करता है कि रूल तो जो रूल था अशोक का, अशोक राजा का रूल था, साम्राज्य था, वो इनलाइटेंड था, एनलाइटेंड रूल था। और जो 4 एनिमल बने हुए हैं इसमें, एलिफेंट है इसमें, ये चारों एनिमल याद रखने हैं आपको। अशोक स्तंभ में 4 एनिमल है, एक तो लायन है, 4 लायन है, 4 शेर हैं चारों तरफ, एक एलिफेंट नीचे है, बुल और हॉर्स नीचे हैं। ये देखो यहाँ पे देखो आप, ये जो एरिया यहाँ पे देखो, घोड़ा, बैल, हाथी बने हुए हैं नीचे, और ये लायन भी बना हुआ है, ये 4 पशु बने हुए हैं इसमें। और बीच में अशोक चक्र हैं, ये अशोक चक्र जो बने हुए हैं ये देख सकते हो आप, ये दिखाई दे रहा आपको, ये अशोक चक्र, फिर एक एनिमल है शेर, फिर अशोक चक्र, फिर बैल आएगा, फिर अशोक चक्र, फिर हाथी, फिर अशोक चक्र, फिर घोड़ा, ये 4 एनिमल बने हुए हैं। और इस पे देखो जो हमने अपना नेशनल एम्बलेम अडॉप्ट किया है, नेशनल एम्बलेम, तो उस पे देखो एक सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, हिंदी की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते। और वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है, संस्कृत में है ये वर्ड सत्यमेव जयते, इसका मतलब है सत्य की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते लिया हुआ है उपनिषद से। कौन सी उपनिषद? मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से। हमारे इंडिया में देखो लगभग 200 से ज़्यादा ये उपनिषद हैं, किताबें हैं लिखी हुई हैं उपनिषद, लेकिन ट्रेडिशनली हम मानते हैं कि 108 उपनिषद हैं, 108। तो आपको 108 याद रखना है, 108 उपनिषद हैं, जिनमें से एक मुंडका उपनिषद है, एक बुक जिसमें से सत्यमेव जयते लिया हमने अपने नेशनल एम्बलेम में जो लिखा हुआ है। और ये यूपीएससी पूछ भी चुकी है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया हुआ। एक बार पूछा था यूपीएससी ने 2015-16 में, 2014-15 में ऐसे ही पूछा था, आप देख लेना, आपने प्रीलिम्स के पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो यही टॉपिक थे आज के।